हाँ वो साउंड अभी माइक सही, अभी माइक शुरू हुआ है। अब आ रही होगी आवाज, अब आ रही होगी, है ना? तो श्रेयांश, आवाज आ रही है ना? अविनाश, माइक माइक खोल दिया, अब आवाज आ रही है एकदम। अब आवाज आ रही है ना? अब तो आ रही है ना मेरी आवाज आप लोगों तक? अब आ रही है? ठीक है। तो हाँ, वी आर सेफ इन कोटा, इनफैक्ट वी आर सेफ इन इंडिया। आओ, आओ जरा कुछ बातें हो जाएं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिक्स के अंदर शीट, ये वाली शीट निकाल लो, ये वाली। इसके अंदर से होमवर्क दिया था मैंने, है ना? होमवर्क से बच नहीं सकते, वो तो मैं जब नहीं करवाऊंगा तभी बच सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। वॉर जो है सीज फायर हो गया, तुमको पता नहीं है? तुम लोग एकदम ऑनलाइन पे, इतने तुम लोग ऑनलाइन पे रहते हो, तो तुमको पता होगा शायद सीज फायर हो गया है। अभी तो मैंने एक न्यूज पढ़ी कि उसमें कहा कि भाई दोनों कंट्रीज एग्री कर गए हैं, तो सीज फायर हो गया है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। कभी कभी युद्ध जरूरी हो जाता है शांति बनाए रखने के लिए, नहीं? तो तुमने सुना होगा ना कि आ, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो वही वाली बात है कि हम तो भाई भारतीय हैं, तो हमको तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है। वो सीज फायर हो गया है, हाँ। तो आप टेंशन मत करो एकदम, आप तो घरों के अंदर एकदम सुरक्षित हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो आओ जरा शुरू करते हैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 और 4 होमवर्क था क्या? कुछ एक्सरसाइज थर्ड में कुछ कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 3 और 4 होमवर्क था, हाँ। 3 और 4, 4 पूरी नहीं दी थी। अपन 3 तो डिस्कस कर लें आज, आज अपन 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है? आज अपन 3 डिस्कस करेंगे, जस्ट एक्सरसाइज थर्ड। उसमें से भी एक सवाल अपन ने दिया नहीं था, एक सवाल को छोड़ दीजिएगा, वो 9th वाला क्वेश्चन, है ना? कौन सा? प्रज्वल जी 10th वाला, 10th वाला प्रज्वल जी आपसे होना चाहिए यार। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्होंने 10th वाला डाउट पूछा। बच्चों आप भी देखो जरा 10th के अंदर डाउट बना कैसे, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ए इनवर्स बी ए, इसकी पावर एन, ये किसके बराबर होगा? तो मैं तो इसको यूं सोच रहा हूं कि ये एन बार ये लिखा हुआ है, ए इनवर्स बी ए, ए इनवर्स बी ए, ए इनवर्स बी ए, एन बार ए इनवर्स बी ए लिखा हुआ है। और जहां भी मुझे ए इनवर्स नजर आएगा, वहां मैं आइडेंटिटी लगाता जाऊंगा। तो क्या मैं ऐसे आइडेंटिटी यहां पर लगा के और बी इंटू आई को बी लिख के, क्या मैं यहां तक नहीं पहुंच जाऊंगा? ए इनवर्स बी की पावर एन, और जो भी लिखा हुआ है ए इनवर्स बी ए, ए, देखो, ए इनवर्स बी की पावर एन, ए पहुंच गया ना यहां तक? 6 देख लो,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में ए बी इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू बी, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछ रहा है ये किसके बराबर है। ठीक है, तो मैं अगर इसको b से मल्टीप्लाई करूं तो बी ए बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सही है क्या? यही तो दिया हुआ है। मैंने b से प्री मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब बताओ जरा आगे क्या करूं। ए बी को b लिख दे तो बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हुआ। बताओ इसके आगे बात क्या करूं। आपको ए बी बी दिया हुआ है, हा? अरे जिसने डाउट पूछा है उसको पूछ रहा हूं कि आगे क्या करूं मैं। बताओ भाई, तुम कहां गायब हो गए। बी ए बी बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? बी ए लिखो ना, आगे पढ़ ही नहीं रहा। ए बी बराबर बी, बी ए बराबर ए दिया हुआ है। अरे लिखना पड़ेगा, बी ए बराबर ए दिया हुआ है तो ये ए बी बराबर बी स्क्वायर हुआ ना। तो ए बी तो बी है तो बी बराबर बी स्क्वायर आ गया, तो ये बी स्क्वायर जो है बी के बराबर हो गया। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर आप ए स्क्वायर को ए के बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बी से मत करना, बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता पता नहीं है अपने को। इनवर्स से मल्टीप्लाई मत करना, उसने दिया नहीं हुआ है। ठीक बात, 15वां सवाल है ही नहीं इसके अंदर। एट्थ वाला तो बहुत इजी है, एट्थ इज टू इजी। एट्थ तो यहीं पे हो जाएगा। एट्थ में आपको ए मैट्रिक्स 2x2 का दिया हुआ है 1 2 2 3, और बी मैट्रिक्स भी 2x2 का दिया हुआ है 3 7 1 3। आपको बोला है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 a की पावर 7 बी इनवर्स। ठीक है, तुम मानते हो a की पावर 7 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, बी इनवर्स भी 2x2 का बनेगा, मतलब ये 2x2 का कोई मैट्रिक्स है और उसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड है। तो आप बाहर निकालोगे तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा ना। ये बात समझ में आ गई होगी। और इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 7 and determinant of B inverse. This is 4. Determinant of a की power 7 is determinant of a raised to 7 and B inverse के determinant की value 1 over determinant of B. तो तुम्हें determinant of a दिया हुआ है, determinant of a is 3 minus 4 that is minus 1 and determinant of B is 9 minus 7 that is 2. तो ये यहां पर लगा दो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो -4 -1 की पावर 7 -1 बाय 2, तो अपना आंसर तो -2 आ रहा है। कितना आसान सवाल था। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ, जब अगर सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देयरफॉर अगर आपको कोई कहे कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। ये प्रॉपर्टी है। सेवंथ के अंदर आप मल्टीप्लाई करके ए बी इक्वल्स टू बी ए करो तो आपको जो इक्वेशन मिलती है उसको इन्फाइनाइटली मैनी ए एंड बी सेटिस्फाई करते हैं। सेवेंथ इज टू इजी।
ठीक है, तो आज मैं एक्सरसाइज, अच्छा सेवंथ, ये वाला सेवंथ तो बहुत आसान है, ये वाला तो और भी आसान है। सेवंथ वाला बहुत आसान सवाल है। एक्सरसाइज थर्ड के अंदर तुमको 2/2 का एडजॉइंट निकालना सिखाया है, तो एडजॉइंट निकालना आता है तो इनवर्स निकालना भी आता है, तो इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो। ठीक बात। एक्सरसाइज 4 के अंदर 2 वाला डाउट कैसे आ गया? ये तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। हाँ, भूल गए? ए इंटू एडजॉइंट ए, याद है? अरे ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ए आई, ये बताया था ना मैंने। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये भी निकाला था अपन ने। तुम क्लास के अंदर थोड़ा रेगुलर रहो और थोड़ा जो पढ़ाता हूं उसको ध्यान दो। ये 2/2 का दिया हुआ है। अरे स्क्वायर, अब तुम ए की पावर ए दिया हुआ है, ए की पावर एन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 अंकित, ये तो मतलब दिक्कत वाली बात है। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 25। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, आइदर 5 और -5। तो आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक्सरसाइज 4 पूरी नहीं दी मैंने आज, नहीं आज आज पढ़ाएंगे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन से रैंक आ सकती है, इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंसियर बनने वाली बात है। 9th वाला क्वेश्चन देखो जरा, 9th वाला अच्छा सवाल है, दिस इज गुड क्वेश्चन। 9th वाला सवाल देखो, ए कोई 2/2 मैट्रिक्स दिया है विद रियल एंट्रीज, और वो दिया क्या है, इनवोल्यूटरी है, दैट इज, मैंने मान लिया इट इज ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। नाउ दिस इज ए स्क्वायर्ड प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, मतलब बी टाइम ए प्लस डी, दिस इज सी ए डी सी, दैट इज सी टाइम ए प्लस डी एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये आपको इसके बराबर दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने रिलेशन लिख दिए कि ए स्क्वायर्ड प्लस बी सी ये 1 के बराबर होगा, बी टाइम ए प्लस डी ये 0 के बराबर होगा, एंड सी टाइम ए प्लस डी ये 0 के बराबर होगा, एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर ये 1 के बराबर होगा। यहां तक तो तुमने कर लिया होगा, अच्छा थॉट है इसमें, देखना। अब देखो, अगर आप स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 देखो, तो स्टेटमेंट 2 के अंदर इसने दिया है कि इफ ए नॉट इक्वल्स टू आई, ए नॉट इक्वल्स टू माइनस आई, देन ट्रेस ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। जरा ट्रेस पर कंडीशन बनाते हैं। लेट से कि ट्रेस मतलब ए प्लस डी, लेट से ए प्लस डी आपके पास में 0 नहीं है, ठीक है, ट्रेस नहीं 0 है, मान लो लेट ए प्लस डी इज नॉन 0, तो इस रिलेशन को ट्रू होने के लिए सी को 0 होना पड़ेगा, इस रिलेशन को ट्रू होने के लिए
बी को 0 होना पड़ेगा। जैसे ही बी और सी 0 हुए, तुम देख रहे हो ए स्क्वायर 1 आ गया और डी स्क्वायर बी 1 आ गया। ठीक बात। तो ए स्क्वायर 1 आने का मतलब हो गया ए की दो वैल्यूज, ए बिलोंग्स टू आइदर 1 और -1 एंड डी बिलोंग्स टू आइदर 1 और -1। पर तुम a प्लस डी को नॉन जीरो ले रहे हो, तो अगर आप a को 1 लेते हो तो d को -1 नहीं ले सकते। तो a एंड d के जो ऑर्डर्ड पेयर की बात है, तो अगर मैं a को 1 लेता हूं तो d को भी मुझे 1 लेना पड़ेगा, और अगर मैं a को -1 लेता हूं तो d को भी मुझे -1 लेना पड़ेगा। अब सोचो जरा कि b और c तो 0 है और a और d 1 1 है, b और c 0 है, a 1 d 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, कि मैट्रिक्स a आइडेंटिटी आ गया अगर ये ट्रू हुआ तो। और अगर a और d को अगर -1 माइनस लोगे, -1 एंड -1 b एंड c 0 हो गए, तो a आपका -i के बराबर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ट्रेस 0 के बराबर नहीं है तो आपका मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, वो तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 1 पर आ जाओ, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करिए। अपन जरा इसी पे बात कर लेते हैं कि a प्लस डी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। यहां पर छोटा सा केस यहां बना देते हैं। सेकेंड केस में कि अगर a प्लस डी 0 हो जाए तो क्या होगा। a प्लस डी 0 हो गया तो सिंपली ये तो 0 बन गए। अब तुम कहोगे कि सर इसका मतलब तो यह हुआ कि जो आपका d है वो माइनस ऑफ a के बराबर है। ध्यान से समझना। अब मैं इस रिलेशन पे चला गया, इस रिलेशन पे चला गया और एक a को माइनस डी रख दिया। इस रिलेशन से मैं यहां पर बात कर रहा हूं, a स्क्वायर को लिख दो a और दूसरे a को माइनस डी लिख दो, तो a माइनस डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना कि दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू -1, और ए डी माइनस बी सी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ गया। ठीक बात। तो अगर a नॉट इक्वल्स टू आई, a नॉट इक्वल्स टू -i, दैट मीन्स a प्लस डी इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि a प्लस डी नॉन जीरो पर तो a आई या a माइनस आई आ जाता है। तो अगर a प्लस डी 0 हुआ मतलब a नॉट इक्वल्स टू आई, a नॉट इक्वल्स टू -i हुआ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 आ जाएगी। और वही आपको स्टेटमेंट 1 के अंदर दे ही रखी है। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलो ये हो गया। तो 11 तक डिस्कस करने। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस के अंदर टुडेज लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड और एक हम पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा अपना फोकस इंक्रीज करके क्लास के अंदर बैठना। ठीक है, आओ जरा एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास के अंदर बचा हुआ था बच्चों, वो मैं ले लेता हूं, फिर अपन बात करते हैं जॉर्डन गॉस जॉर्डन मेथड की और कैली हैमिल्टन थ्योरम की। ठीक बात। तो थोड़ा फोकस होकर पढ़ना। आज के लेक्चर से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि दोनों चीजें गॉस जॉर्डन मेथड एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम मेथड, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है, यही मैंने प्लान किया है। आज का लेक्चर मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर होगा। चलो जरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैट्रिक्स ए को फाइंड करना है, राइट, और कोई रिलेशन दिया हुआ है, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। एक तरीका तो यह है कि आप ए को ABCD लेकर 2x2 का कोई भी लेकर कर सकते हो, बट दैट इज अ वेरी लेंथी अप्रोच। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको यूं रीड कर रहा हूं कि लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स P, मैट्रिक्स A, इसको P बोल दिया और इसको Q बोल दिया, तो PAQ इज इक्वल्स टू लेट्स से दिस मैट्रिक्स इज B, तो PAQ इज B, ये दिया हुआ है। ठीक बात। अब देखो तुम
एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि P जो है, इधर लिख दे रहा हूं, P का डिटर्मिनेंट इज 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 है, और Q का डिटर्मिनेंट 9 माइनस 10 माइनस 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि P एज वेल एज Q दोनों इन्वर्टिबल हैं। P and Q आर इन्वर्टिबल। P and Q आर इन्वर्टिबल, इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने A फाइंड करने के लिए प्री मल्टीप्लाई किया P इनवर्स से, तो P इनवर्स P A Q, और पोस्ट मल्टीप्लाई किया Q इनवर्स से। इधर भी वही काम किया, P इनवर्स B Q इनवर्स। ये स्टेप समझ में आया कि ये स्टेप कैसे किया, और उससे भी पहले ये क्यों किया। ठीक बात। तो अब आप कर सकते हो कि P इनवर्स P इज आइडेंटिटी एंड Q Q इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। Identity multiplied by A is A multiplied by identity is A. So A is equals to P inverse B Q inverse. ठीक बात। अब तुम P इनवर्स निकाल सकते हो, यहीं पर निकाल देते हैं कि व्हाट इज P इनवर्स। क्योंकि P के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बाय फॉर्मूला P inverse will be adjoint of P. Adjoint of P upon determinant of P होता है ना, तो determinant of P तो 1 है, so this will be adjoint of P only. और 2/2 के अंदर adjoint निकालने का क्या तरीका बताया था, प्रिंसिपल रीडिंग डायगोनल फ्लिप कर दो, तो ये तो फ्लिप होने के बाद में भी यही रहेंगे 2 2, और इनके साइन चेंज कर दो, तो इट इज -3 -1। तो ये आपका P इनवर्स हो गया। और Q इनवर्स यहां निकाल लेते हैं। Q inverse is adjoint of Q upon determinant of Q. Determinant of Q is -1. So minus of adjoint of Q, फ्लिप किया, दोनों में फ्लिप में कोई अंतर नहीं पड़ा है, -3 -3, और इनके साइन चेंज किए तो -2 -5। तो ये आपका Q इनवर्स आ गया। Q इनवर्स इस माइनस को अंदर ले जा, 3 2 5 3। ठीक है। सो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू P इनवर्स, दैट इज 2 -1 -3 2 multiplied by matrix B. B is this, -2 4 3 -1 multiplied by Q inverse, it is 3 2 5 3 3 2 5 3। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब तुम कर सकते हो, चॉइस आपकी है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आता है वो उसको इसके मल्टीप्लाई करो, और मुझे फटाफट मैट्रिक्स ए बता दो। क्या हो गया? चैट बंद हो गई भाई। करके देखो भाई, इस क्या आ रहा है, आंसर देखो जरा।
आंसर देखो, मैं आंसर देख लेता हूं, मेरे पास अगर अवेलेबल होगा तो मैं बताता हूं आपको। भाई आंसर निकालना तो तुम्हारा काम है, मैं तो थॉट बता सकता हूं। मैट्रिक्स ए, क्या ये आंसर आ रहा है? सब बच्चे आंसर निकालो जरा। 24 13 -34 -18, -34 -18, ये आ रहा होगा। हाँ आयुष, यश, नित्य, आप बेटा चेक करो। ये वाला लाइन चेक करो, ऊपर वाला रो तो ठीक लग रहा है, चेक करके देख लो यार। अब ये भी तुम करवाओगे तो फिर दिस इज -6 + 20, 14, -4 + 12, 8, 9 -5, 4, 6 -3, 3. So A is equals to 28 -4, 24, 16 -3, 13, -42 + 8, -42 + 8 is -34, -24 -6, ये कैसे हुआ? -24 प्लस -24 + 6 -18, सही किया है ना? ये हो गया, यही तो आ रहा है। अब यार तुम लोग भी ना, यही तो आ रहा है अपने पास। 24 13 -34 -18, अब देख लेना, सही है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे तो तुम लोग है ना, क्या बोलूं। आओ जरा, चलो आगे बात करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, जिसको पॉपुलरली गॉस जॉर्डन मेथड बोलते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड। तुम्हारे पास में इसको सॉल्व करने का ऑलरेडी दो मेथड्स हैं। एक तो क्रामर रूल है, जो मैं डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने बताया, और एक अपना जो 10th तक का तरीका है कि मैं कोई दो इक्वेशन लेके z को एलिमिनेट करूंगा, है ना, और फिर दोनों दो इक्वेशन बनेगी एक्स एंड वाई के अंदर, उनमें मैं एक्स एंड वाई को किसी एक को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, फिर जेड की वैल्यू निकाल लूंगा। अब इसको मैट्रिक्स से कैसे करते हैं, देखो ना, दिस इज, आप इस पूरी इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इट इज A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, जो इनके कॉफिशिएंट से बना है वो मैट्रिक्स, और एक्स वाई जेड कॉलम वेक्टर इक्वल्स टू D1 D2 D3 मैट्रिक्स। आप देख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो A1x + B1y + C1z विल बी इक्वल्स टू D1,
एंड सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो आप कोई भी आपको 3 अननोन के अंदर ऐसी जनरल इक्वेशन दे रखी होगी, आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो। और इसको मैं ऐसे रीड करता हूं, ये जो कॉफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है, लेट्स से दिस इज a एंड ये अननोन मैट्रिक्स XYZ अननोन, इसको x, और राइट साइड के अंदर d1 d2 d3 वाले मैट्रिक्स को मैंने b लिखा। तो मैं इसको यूं रीड कर रहा हूं कि इट इज ax इंटू बी। एवरी थ्री इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, उनको आप ax इक्वल्स टू बी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरा पर्पज है इस x को फाइंड करना, ठीक। अब इस इक्वेशन को लेके मैं गया ax इक्वल्स टू बी, और मैं चाहता हूं कि मैं x को आइसोलेट कर दूं। तो आइसोलेट करने के लिए मेरे को वेल नोन फॉर्मूला मालूम है कि अगर आप a इंटू एड जॉइंट ए करते हैं, a इंटू एड जॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a i, या एडजॉइंट a इंटू ए इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट a i। तो मैंने इसको एडजॉइंट a से प्री मल्टीप्लाई किया। सो एडजॉइंट a ax is equals to adjoint A into B. Now this becomes determinant A, I and X equals to adjoint of A into B. Now Ix is simply X. So determinant of A multiplied by matrix X equals to adjoint of A into B। यहां तक हम पहुंच गए। ठीक बात, आप भी पहुंच जाओ यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, आगे थोड़ा अपन थ्योरेटिकल बात करेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू बी। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों। अब बात आती है कि भाई डिटर्मिनेंट a के ऊपर कि अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं इसको लेके कि डिटर्मिनेंट a into x is equals to adjoint A into B. What happens when determinant A is non-zero? If determinant A is non-zero, तो आप डिवाइड कर दीजिए डिटर्मिनेंट A से, तो यू कैन सी दैट कि ये adjoint A ओवर डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी बनता है, जिसको आप ए इनवर्स बी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो सॉल्यूशन हो गया, आपने डिटर्मिनेंट से ए से डिवाइड करके आपने सॉल्यूशन ही लिख दिया। अब फर्दर आप बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स भी यूनिक ही तो है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो ट्रिवियल भी हो सकता है, वो नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। यूनिक में भी अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये जो ऊपर दिया हुआ है, अगर ये नल मैट्रिक्स बन गया तो राइट साइड के अंदर पूरा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एक्स वाई जेड सारे 0 हो जाएंगे, जिसको हम लोग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, ये अगर नल मैट्रिक्स नहीं बना तो इट विल बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दोनों केसेस के अंदर हमारे यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे।
सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, वो मैं बात कर चुका हूं क्रैमर रूल के अंदर भी, कि सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं हुआ तो आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आपने एक्स को ये लिख दिया, ए इनवर्स भी यूनिक मिल गया। फर्दर तुम बात कर सकते हो कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो एक्स वाई जेड तीनों या जितने भी वेरिएबल हैं वो सब जीरो हो जाएंगे, उसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, सारे के सारे वेरिएबल एक्स वाई जेड तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। What happens when determinant of A जीरो हो जाता है? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होने का मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर आप सोचते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी पर कोई केस बना लें। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हुआ, तुम देख पा रहे हो कि ये जीरो आ गया और ये नल मैट्रिक्स हो गया, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए आप, तो यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट आपको याद होगा क्रैमर रूल के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वहां पे भी एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन यहां पर भी रहता है। अगर आपके पास तीन इक्वेशन ऐसी हो गई, अगर ऐसी हो गई तो तुम फील कर पा रहे हो कि इन तीनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। आप सॉल्व करके देख सकते हो, कॉमन सेंस से ही पता लग रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करता, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन तुम ये भी देख पा रहे हो कि सर एडजॉइंट ए जो होगा वो नल मैट्रिक्स बनेगा, तो एडजॉइंट ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स बनने वाला है। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं है ना, तो ये इसका एक्सेप्शन है। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट ए तो नल जीरो है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है लेकिन ये नॉन जीरो है, तो जीरो कैन नेवर बी इक्वल्स टू नॉन जीरो, तो एक्स का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन। सिर्फ इस केस के अंदर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो भी सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो यह ध्यान रख लेना। This slide is very important. ठीक है, आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर तुम लोग पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे कि ये तीन जो हैं, मतलब एक्स वाई जेड के अंदर लीनियर रिलेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और ये तीन पैरेलल प्लेन्स है ऐसे,
तीन पैरेलल प्लेन्स हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन तुम देख रहे हो कि जो ए मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी 1 1 1 1 1 1 1 1, तो उसका एडजॉइंट 0 बन जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हो उनको। दे आर, इनफैक्ट दे आर इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दे आर 3 पैरेलल प्लेन्स। वो हम लोग 3D के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्व दिस। मैं मैट्रिक्स मेथड से करना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं मैट्रिक्स मेथड से करना चाह रहा हूं, तो मैं मैट्रिक मेथड से ही ट्राई कर रहा हूं कि पहले, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए कितना है। आपने कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, चलो निकालो बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताओ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। चलो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। C2 को C2 माइनस C1 लिख दे। -2, 1 - 2 इज -1। C3 को भी C3 माइनस C1 लिख दो। 0 0 -3। तो रो 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू इज 6 ओनली। तो ठीक बात है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास में मैट्रिक्स ए है। दिस इज 1 -1 0। -1 -2 -3 1 2 3। एडजॉइंट देखते जाना। 1 + 3, फिर इसका ये 2 1 है। -1 -1 -2 2, -1 -2 -3, and this 1 -2 -1 2 3 1, 1 + 1 2, 0 -2। एडजॉइंट सही आया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी कर दो। एडजॉइंट ए इंटू बी, दैट इज 0 3 3। गलती भी हो सकती है, मुझे बता देना। हाँ, कैलकुलेशन के अंदर गलतियां हो जाती हैं मुझसे, पर बताओगे तो सही कर लूंगा। एंड बी इज 6 to 1। रो 1
0 4 प्लस 2 6, रो 2 18 माइनस 6 12, 3 1 माइनस 2 18 प्लस 2 20 माइनस 2 अगेन 18। ठीक है, और x कितना था अपने पास? x वॉज adjoint of a into b upon determinant of a. Determinant a is 6, so this comes out 1 2 3. X is what? Column vector xyz. It comes out 1 2 3. Therefore x is 1, y is 2 and z is 3. ठीक है, हाँ मोक्षित आपका बिल्कुल सही है, अरुण आपका भी सही है। और बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एडजॉइंट ए निकालना लास्ट क्लास में बताया था, प्रोडक्ट भी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में। एडजॉइंट ए इंटू बी ये आया 6 12 18, और x इज एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए वो 6 से डिवाइड कर दिया सब टर्म को, तो 1 2 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। आओ जरा हम अब बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको वी से इट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। डायरेक्टली अपने कोर्स के अंदर नहीं है ये, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। तुम देखोगे कि क्या है। कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है, देयर इज नो नीड। और इसका कौन सा पार्ट अपने काम का है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस बात को समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स फॉर सम स्केलर लेमडा। पहले इस बात को डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि यहां से अपने को बात शुरू करनी है। ऑफकोर्स इसका प्रूफ दिया जा सकता है, इसका प्रूफ कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस मैट्राइसिस के पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, वो प्रूफ कोई जानने की जरूरत भी नहीं है, अपने काम का भी नहीं है। For every square matrix A, there exists a non-zero square matrix X such that Ax is equals to lambda x. अब देखो कैले हैमिल्टन ने क्या किया,
इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते हो, इट इज a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर ले गया, कुछ नहीं किया मैंने, x को बाहर निकाल के इसको ऐसा लिख दिया, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप कह रहे हो कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स x। अगर a माइनस ध्यान से सुनना, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हुआ, इफ a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, तो आप a माइनस लेमडा आई का इनवर्स लिख पाओगे। a माइनस लेमडा आई का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही आपने a माइनस लेमडा आई का इनवर्स एग्जिस्ट करवाया, आप इस इक्वेशन के अंदर a माइनस लेमडा आई के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे प्री मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू एक्स इज एक्स, और राइट साइड के अंदर तो नल मैट्रिक्स है, आप a माइनस लेमडा आई के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो नल रहेगा, तो x आपका नल मैट्रिक्स बन जाएगा, जबकि आपको x एक नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। देयरफॉर a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 बनेगा, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 बनेगा। यह कैली हैमिल्टन की शुरुआत है। यहां तक आ जाओ कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्यों 0 बनेगा, और 0 बनने के बाद कैली हैमिल्टन ने इसके साथ में क्या किया। ये मुझे मैट्रिसेस के अंदर सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन लगती है कि ax इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई ना कोई ऐसा नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स x एग्जिस्ट करेगा कि उसको a का कोई रोल नहीं, मतलब लेमडा स्केलर इंटू एक्स दे देगा। अब a माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 बना, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द प्रूफ। एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स का कोई प्रूफ नहीं दिया मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, मैं सिर्फ इसका यूज करना चाहता हूं। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 बनेगा। ओके, अब क्या है, अब जरा इस बात को समझो कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 बनने का सेंस क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स से हम बात कर लेते हैं, चलो एक सिंपल से स्क्वायर मैट्रिक्स ABCD की, और a माइनस लेमडा आई यह मैट्रिक्स बना। मेरे हिसाब से तुम इसको कह सकते हो, इट इज a माइनस लेमडा B C D माइनस लेमडा। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का। तो मैंने a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स लिख दिया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट इज a माइनस लेमडा d माइनस लेमडा माइनस BC, विच इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस डी टाइम लेमडा प्लस AD माइनस BC। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट आपके पास में ये आ गया। ठीक बात। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दो कि जब हम a माइनस लेमडा आई को 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन लेमडा। इसको बोलते हैं कि ये इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये जो है ना लेमडा वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। ठीक बात। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहां पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट लगा हुआ है। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते हो लेमडा के अंदर, इसकी जो वैल्यू मान लो लेमडा 1 लेमडा 2 आ रही है, लेट्स से द वैल्यूज आर लेमडा 1 एंड लेमडा 2। नाउ ऑब्जर्व कि सम ऑफ द रूट्स लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, and a plus d is nothing but the trace of the matrix A, and product lambda 1 into lambda 2 is AD minus BC. This is determinant of A. ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं। अभी थोड़े साल पहले ही 2020-21 के आसपास इसके ऊपर डायरेक्ट बहुत अच्छा सवाल जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया है। तो इनको ये जो लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज आती है ना, दे आर नोन एज आइगन वैल्यूज। लेमडा आइज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज का सम, सभी आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है, और सभी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है। अब ये मैंने आपको 2x2 पर करके दिखाया, यू कैन डू इट ऑन 3x3 ऑल्सो। एक बार नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। आईटी के अंदर जाओगे तो तुमको आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ये पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वहां पर तुमको, वहां पर भी शायद प्रूफ नहीं देंगे। आइगन वैल्यू से जो, ये आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर तो एक्स होता है। ओके। अब देखो जरा, एक और चीज बताता हूं। जैसे अगर मैं 3x3 का भी मैट्रिक्स लेता हूं ना, एक चीज आपको ऑब्जर्व करवानी है, बस उसको देखो। मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं। ऑफ कोर्स ये सभी तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल है। अब मैं a माइनस लेमडा आई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले रहा हूं, तो a माइनस लेमडा आई विल बी a11 माइनस लेमडा 12 13 21, a22 माइनस लेमडा a23 31 32 33 माइनस लेमडा। तो 3x3 के लिए a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज दिस। अब इसको अगर ओपन करो आप, सो दिस इज a11 माइनस लेमडा। पेशेंस से करना, बिना कोई ऑपरेशन लगाए मैं सीधा कर रहा हूं। a22 माइनस लेमडा a33 माइनस लेमडा माइनस a23
A32, A23, A32 minus of A12, A21, A33 minus lambda minus A31, A23, A31, A23 plus A13, A21, A32 minus A31, A22 माइनस लेमडा। वैसे मैं पूरा नहीं लिखना चाहता था, फिर भी मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बच्चों। देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि जो लेमडा की हाईएस्ट टर्म मिलेगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको लेमडा स्क्वायर मिलेगा, और इसके वाला माइनस लेमडा जब मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल गेट माइनस लेमडा क्यूब। ठीक बात। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे लेमडा स्क्वायर कब मिलेगा। अब लेमडा स्क्वायर मिलने के लिए आप कहोगे कि भाई इसका प्रोडक्ट यहां कर दूं, A11 जब यहां लेमडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तब मिलेगा, और जब लेमडा का कोएफिशिएंट यहां पर इससे मल्टीप्लाई होगा। चलो थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। A11 माइनस लेमडा, this is lambda squared minus of A22 plus A33, ये lambda, और A22 A33 आगे नहीं चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, मुझे आगे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये आगे वाले जो भी लिखे हुए हैं माइनस A23, एक और लिखो, ये A22 A33 माइनस A23 A32, आगे वाले का कोई ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना। अब देखो जरा, मैं जो कहना चाह रहा था कि एक तो तुमको माइनस लेमडा क्यूब नजर आ गया होगा बनते हुए, और अब लेमडा स्क्वायर कैसे बनेगा, जब A11 मल्टीप्लाई होगा इससे तो इट विल बी माइनस ऑफ और लेमडा कहां गया, ये रहा लेमडा स्क्वायर, ये A11 लेमडा स्क्वायर, A11 माइनस लेमडा इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस A22 प्लस A33 लेमडा स्क्वायर। आगे की टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लेमडा की टर्म में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। अब मैं जरा कांस्टेंट टर्म को देखना चाहता हूं। अब वो कांस्टेंट टर्म को तुम देख सकते हो, एक तो यहां से कांस्टेंट टर्म मिलेगी जब A11 इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब A12 इससे मल्टीप्लाई होगा 21 से, वो तुम खुद करके देखना। ये आपके पास में अगेन जो लेमडा के अंदर क्यूबिक आती है, उसके अगर 3 रूट्स हैं, लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3, तो तुम 3/3 पर भी देख सकते हो कि उन रूट्स का सम ट्रेस ऑफ ए आएगा। तुम यहां पर भी देख सकते हो आगे प्रोडक्ट लिख के कि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 जो 3 लेमडास का प्रोडक्ट है वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक बात। तो एक ये भी बात ध्यान रख लेना कि अगर इसके अंदर
जो लेमडा में क्यूबिक बनती है, अगेन यू कैन सी दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दैट क्यूबिक इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए, एंड lambda 1, lambda 2, lambda 3 इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मैंने ट्रेस ऑफ ए तक तो आपको दिखा दिया, ठीक बात. और जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा, ठीक है. तो इस चीज को भी ध्यान रखना. अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं. यू कैन जनरलाइज ऑन nth ऑर्डर ऑल्सो. नोट कर लो. चैट रुक क्यों जाती है भाई? यह प्लस है, ये प्लस है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर हाँ आसिफ, वहां पर प्लस होगा, बिल्कुल ठीक बात है. हो गया. अब देखो जरा, ये जो आप a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 बनाते हैं, अगर आपके पास a nth ऑर्डर का है ना, तो तुम मानते हो कि तुमने 2/2 पे देखा तो आपके पास लेमडा के अंदर एक क्वाड्रेटिक आ रही थी, a माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट बराबर 0 करने से. 3/3 पर वो लेमडा के अंदर क्यूबिक बन गई. जब आप nth ऑर्डर का लेते हो ना, तो ये आपके पास में nth डिग्री की, लेमडा के अंदर nth डिग्री की इक्वेशन आती है, राइट. लेट्स से मैं उस nth डिग्री की इक्वेशन को ऐसे बोल रहा हूं, मतलब a माइनस लेमडा आई को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इट इज अल्फा n लेमडा की पावर n प्लस अल्फा n माइनस 1 लेमडा रेज टू n माइनस 1. एंड लास्ट में अल्फा नॉट. इसके अंदर बस इतना ध्यान रखना कि जो सम ऑफ द रूट्स है दैट विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एंड प्रोडक्ट द रूट्स है वो आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी. यहां तक तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की. अब कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation. हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. दैट मीन्स अगर मैं यहां लेमडा की जगह पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए भी रख दूं इन जनरल, तो ये अल्फा n a रेज टू n प्लस अल्फा n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू अल्फा नॉट. ऑफकोर्स सब कुछ मैट्राइसिस में चल रहा है तो मैं यहां पर आई लगा रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू 0. ये है कैली हैमिल्टन थ्योरम कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. जो काम की चीज नहीं है ना, आइगन आइगन का कोई रोल नहीं है, है ना. आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, मैट्राइसिस ज्योमेट्रिकली क्या करता है, अभी जिनका रोल नहीं है आईआईटी जेई के अंदर, वो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं
बिल्कुल कन्फाइंड रहूंगा कि जेईई एडवांस का पेपर क्रैक कैसे करना है। अगर हेल्पफुल होता तो जरूर बताता बेटा, मुझे मालूम है अभी थोड़ा काबिल बनो। अभी वो जेईई एडवांस के लिए हेल्पफुल भी नहीं है, विजुलाइज करने का कोई सेंस नहीं है अभी। जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब ये क्या कहना चाह रही है इसको समझो। नोट कर लिया? अब जैसे आप लोग कोई भी, आप, मैं 2x2 पे बता रहा हूं, लेट से इट इज 4 3 2 1, मान लो कि कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और मैंने ए माइनस लेमडा आई निकाला। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट दैट इज 4 माइनस लेमडा 3 1 2 माइनस लेमडा। चाहता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि क्या आने वाला है, बट फिर भी मैं यह करके बता रहा हूं। इट इज 4 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा -3, so that is lambda square -2 lambda -4 lambda, that is -6 lambda, 4 to the 8 -3 that is 5। आना भी था 4 plus 2 6, sum of the root is 6, 4 into 2 8 -3 5, प्रोडक्ट 5 है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीएचटी क्या बोलती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो ये हर, इसकी अगर ये है तो ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लेमडा की जगह मैं पुट कर देता हूं, जैसे पॉलिनोमियल के अंदर बात करते थे ना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये उसका क्लेम है। कैली ने 1858 के अंदर ये 2x2 एंड 2x3 लोअर ऑर्डर के लिए प्रूव की थी। उसने भी n/n के लिए प्रूव नहीं की थी। ये तो बाद में जाके फर्डिनांडो फ्रोबिनियस ने जाके n/n पर प्रूव किया था कि देखो जो कैली छोड़कर गया था बात तो सही कर रहा था, ऑल्दो उसने प्रूफ नहीं दिया था, उसने लोअर ऑर्डर पर प्रूफ दे दिया था। तो फर्डिनांडो ने जाके, फ्रोबिनियस फर्नांडो करके था, उसने जाके ये प्रूफ दिया था कि देखो ये n/n के लिए भी होल्ड करता है। अब ये प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। नाउ सी व्हाट इज ए स्क्वायर, आप यहीं पे देख लो ना, ए स्क्वायर इज 4 3 1 2, सो दिस इज 16 और 3 19, 12 और 6 18 18, 4 और 2 6, 3 और 4 7, राइट। तो ये बन गया 19 18 6 7। जरा देख लें गलती नहीं हो। 16 और 3 19, 12 और 6 18, 4 और 2 6, 3 और 4 7, ठीक है। -6 है, दैट इज +6a, तो -24 -18 -6 -12 +5i, दैट इज 5005। अगर अपने सही किया है तो ये पक्का नल मैट्रिक्स बनेगा, आप देख लो। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है बस, ये हमारे काम की है। क्या काम का है
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट्स इट। हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इतना ही काम का है। अब इसका यूज क्या है थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि किस सवालों के अंदर अपन इसका यूज करेंगे। जैसे ये देखो, जेई 2005 का क्वेश्चन, बेटा ये तुम प्रत्युष जो भी बोल रहे हो ना, ये सब मैं जानता हूं। मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम पर बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन अपने पास में, क्योंकि मैं यहां जेई एडवांस का पढ़ाना चाह रहा हूं, अपने पास उसको एज ए टूल यूज करना है और कुछ नहीं करना। देखो 2005 का क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो सब बच्चे। ये कोई मैट्रिक्स दिया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का, और आपको बोला कि ए इनवर्स ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, देन द वैल्यू ऑफ सी एंड डी निकालना है। मुझे हैरानी इस बात की है कि कुछ बच्चे सिर्फ चैट कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनका स्टेक पर क्या है। या तो वो बच्चे नहीं है, और बच्चे हैं तो कैसे बच्चे हैं। अब देखो, मैं इसको विद द हेल्प ऑफ, एक बार ट्राई कर लो, मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो, मैं फटाफट बता दूंगा, उससे पहले आप ट्राई करो। ये स्क्रीनिंग में आया था, दिस इज इन स्क्रीनिंग। एक एडवांस के अंदर भी अभी अभी सवाल आया है, 22 कब आया, 21 या 22 के अंदर, वो भी मैं अ, हो सकता है यहां मिल जाए, मिल जाएगा तो बताऊंगा। थोड़ा जल्दी करो, है ना, अपने पास समय की सीमितता है, फाइनाइट टाइम है अपने पास में। अब देखो, कर लिया। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, और मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहा हूं। ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, सो दिस कम्स आउट 1 माइनस लेमडा 0 0, है ना, लेमडा आई को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहा हूं बस। 0 1 माइनस लेमडा 1 0 माइनस 2 एंड 4 माइनस लेमडा। ओके, अब इसको मैं, क्योंकि रो वन के अंदर दो दो जीरो दे रखी है, मैं तो एक्सपेंड कर रहा हूं रो वन के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, एंड -2 मतलब +2। सो दिस कम्स आउट, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुम कर सकते हो। लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -5 लेमडा +4 +2 6। So this is minus lambda cube
प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर, देन माइनस 5 लेमडा माइनस 6 लेमडा माइनस 11 लेमडा एंड प्लस 6। यहां तक आ जाओ। तो ये अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब कैली हैमिल्टन के हिसाब से ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगा। दैट इज लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 को स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करने वाला है। इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये तो मुझको कैली हैमिल्टन थ्योरम बताती है। अब देखो क्या ए इनवर्स को यूज कर रहा है, राइट? मैं अगर यहां से ए इनवर्स क्रिएट करना चाहूं तो आप कहोगे कि आप एक काम करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया। ध्यान से सुनना, एक ए इनवर्स तो ए को कंज्यूम कर गया, आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ये मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस 6 एक ए और एक ए इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए इज ए, प्लस 11 ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, माइनस 6 आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब 6 ए इनवर्स को राइट में ले जाके 6 से डिवाइड करके ए इनवर्स को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, 1/6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 11 आई। अब तुम चेक कर लो कि अपने पास में c की वैल्यू कंपेयर करोगे, c इज इक्वल्स टू -6 एंड d इज इक्वल्स टू 11। ऐसा आंसर दिया हुआ है कहीं, -6 एंड 11, ये रहा। तो c इज माई आंसर। काफी यूजफुल है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी बनने लग जाएंगे सवाल। तो सबसे हो गया है ना? काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर। हाँ अरुण, आपका सही है बेटा। कई यहां पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं यार। धीरे धीरे सब अगर मेहनत करोगे तो सब वहां मतलब उतना लेवल आ जाएगा। हाँ, ये तूने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कैसे पता लगेगा कि यहां पर कैली हैमिल्टन लगेगा। ध्यान से सुन लो बच्चों, कैसे पता लगेगा कि यहां पर कैली हैमिल्टन लगेगा। नंबर 1, मैट्रिक्स के अंदर पोलिनोमियल लिखा हुआ हो तो पहला थॉट कैली हैमिल्टन का जाना चाहिए। मैट्रिक्स के अंदर पोलिनोमियल लिखा हुआ हो तो पहला थॉट कैली हैमिल्टन का जाना चाहिए। ये नंबर 1 इज इनफ टू सी कि किसके अंदर कैली हैमिल्टन लगेगा। ठीक है, चलो आगे। अब ये देखो, जेई 2010 का सवाल है। इनवर्स है ना, कैली हैमिल्टन से भी निकाला जा सकता है। इनवर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, बट इनवर्स का मुझे जॉइंट वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसी से निकालता हूं। हाँ कर सकता है प्रत्युष, कर सकता है। ए से मल्टीप्लाई करके उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता है, वो कोई खास बात नहीं। हाँ, थोड़ा आगे आ गया मैं, वो यहां जगह ही नहीं है।
मैं रीड कर देता हूं, फॉन्ट अगर छोटा लग रहा है तो, नंबर ऑफ 3x3 मेट्राइसिस A whose entries are either 0 or 1 and for which the system this, जो हम लिखते थे ना, AX equals to B, has exactly two distinct solution. बताओ जल्दी बताओ, इतना बड़ा सवाल नहीं है। अब एक बात बताओ, कहीं पे भी मैंने जब डिस्कस किया एक्स इक्वल्स टू बी, मैंने आपको बताया कि दो सॉल्यूशन कब हो सकते हैं? नहीं ना? बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, कुछ नहीं करना इसके अंदर, कुछ नहीं करना। और 2010 के अंदर ही आया हुआ है ये। दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। अगर होते तो मैं बताता ना कि दो डिस्टिंक्ट ऐसे आते हैं। मैंने क्या बताया? या तो यूनिक मिलता है, यूनिक में भी 0 0 0 मिलेगा, या कोई नॉन ट्रिवियल मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट मिलेंगे। दो कहां मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। ये आपका 2014 का। ट्राई करो। MN विथ टू 3x3 मैट्राइसिस सच दैट, कम्यूट कर रहे हैं, Mn इक्वल्स टू Nm, एंड फर्दर if m not equals to n square and m square is equals to n की पावर 4, then read the option and attempt this। अच्छा सवाल है ये। और इस थॉट को इतना एक्सप्लॉइट किया है ना आईआईटी वालों ने, मतलब मुझे इतने सवाल मिले इस थॉट के ऊपर। इधर से दिखता है, हाँ यहां दिखता है, कुछ ना कुछ तो छुप जाता है। आंसर करो जल्दी जल्दी। एक तो पूछा है m² + mn² के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आगे जो भी पूछा है। मोर देन वन है? मोर देन वन में भी करेक्ट। हाँ, मल्टीपल चॉइस में मोर देन वन है। सिंगल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट नहीं है, मोर देन वन है। वो मैं बताना, लिखना भूल गया, मुझे बताना चाहिए था। मोर देन वन है।
कुछ पढ़ने वाले बच्चे तो हैं भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर रहे हो तो आप मैट्रिसेस पर बहुत कुछ सीख चुके हो। आओ चलो बात करते हैं। देखो एम स्क्वायर, मुझे लगता है इसको देख के तो तुम्हारे दिमाग में थॉट आया होगा कि यार फैक्टर बनाओ ना आप, और फैक्टर बनाए जा सकते हैं जब कम्यूट कर रहे हो एम एंड एन। तो मैंने इसको लिख दिया, इट इज एम प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन स्क्वायर। ये तभी लिख पाया जब मुझे ये दिया हुआ था, नहीं तो मैं नहीं लिख पाता। इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब देखो तुमको क्या दिया हुआ है कि m नॉट इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन देखो, अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान से सुनना, ये इस थॉट की मैं बात कर रहा था जो n नंबर ऑफ टाइम्स IIT ने एक्सप्लॉइट किया है। अगर m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, दिस विल इंप्लाई m प्लस एन स्क्वायर का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। थॉट कहां से आया? यहां से। ये कुछ नहीं है, m बाहर निकाल के m प्लस एन स्क्वायर का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा है। तो अगर m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो यहां मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके इनवर्स से, और प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको आइडेंटिटी बना दूंगा। आइडेंटिटी बन गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये m माइनस एन स्क्वायर ही बनेगा। तो दिस विल इंप्लाई m माइनस एन स्क्वायर इज अ नल मैट्रिक्स, एंड दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। लेकिन तुमको तो कहा है m नॉट इक्वल्स टू एन स्क्वायर, गिवन तो कुछ अलग था, m नॉट इक्वल्स टू एन स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, कि ये जो अजम्पशन आपने ली है ये गलत है। सो व्हाट दैट मीन, डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर हैज टू बी इक्वल्स टू जीरो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में। अब इसको डिटर्मिनेंट m से मल्टीप्लाई करके ये ऑप्शन बना दिया। तो डिटर्मिनेंट m से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर इज जीरो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुझे लगता है सेकंड वाला तो बहुत आसान है। There is a 3 by 3 non-zero matrix U such that this is the zero matrix. नहीं, तो ये तो डायरेक्टली आ गया कि m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय u इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे u एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इज करेक्ट, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यू का जीरो मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, कभी तुमने ये सोचा है, एक थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, आगे सवाल दिया है क्या, ये तुम कर लेना, ये तो कुछ खास बात नहीं है, ये तुम कर सकते हो क्योंकि उससे अच्छा सवाल अपन ने जेई में बता दिया। और क्या है,
ये क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है। ये अच्छा सवाल है, लिमिट पर है, अगर आपने लिमिट पढ़ा हुआ होगा तो ये मैं करवा दूंगा। अटेम्प्ट कर लेना, आई विल डू इट। मैं एक चीज बताना चाह रहा था, मैं तुमको एक चीज बताना चाह रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है कि अ, एक बात बताओ, लेट्स से थोड़ा पार्टिसिपेट करना है ना, थोड़ा पार्टिसिपेट करना तो मजा आएगा। अ, मुझे एक बात बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या यहां पर तुम कोई कॉलम वेक्टर, मतलब 2 by 1 का कोई मैट्रिक्स भर सकते हो क्या, सच दैट वो इससे मल्टीप्लाई होके आपको नल मैट्रिक्स दे दे? ये नल नहीं होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। तुम मुझे बताओ जरा, क्या तुम यहां पर कोई 2 by 1 का कोई मैट्रिक्स भर सकते हो क्या कि प्रोडक्ट जो है नल मैट्रिक्स बन जाए? हाँ, पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, है ना? तुम कहोगे कि सर आप तो एक काम कीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, और तुम कहोगे इट इज 3a प्लस 6b, 3a+6b, और इधर आ गया a+2b। भर सकते हो? भरो जरा। बिल्कुल भर सकते हो तो भरो, मैं भी भरता हूं, देखता हूं जरा कि सर 3a+6b इज इक्वल्स टू 0, a+2b इज इक्वल्स टू 0। तुम क्या मुझे जवाब दोगे? तुम कहोगे सर ये भी a+2b बराबर 0 है। तो मेरे तुम मुझे क्या आंसर करोगे? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, समझ लो इसको। कुछ भी नहीं रख सकते, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रख सकते। यू कैन पुट दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, लाइक मैं कहूं कि ए को 2 ले ले, बी को -1 ले ले, है ना? तू यहां पर ए को 2 ले ले, बी को -1 ले ले, बना सकता है। और भी बहुत सारी वैल्यूज बता सकता हूं। अरे ये बात समझ में आया क्या कि सर 3612, ए को मैंने 2 लिया, बी को -1 लिया, तो इट इज 6 - 6 0, 2 - 2 0 बन गया ना यार? क्यों नहीं बना? बन गया ना? अब जरा मुझे एक बात बताना, मुझे यह बता, यहां पर भर के बता जरा।
यहां पर मुझे भर के बताओ, नॉट नल मैट्रिक्स बनना चाहिए, सारी एंट्री जीरो मत भर देना, वो तो फिर नल मैट्रिक्स हो ही जाएगा। अरुण, जीरो एंड जीरो आ रहा है ना? भाई तुमने कहा मैं ए और बी बोल देता हूं, दिस इज 2a प्लस 4b, ये जीरो होना चाहिए, a प्लस 3b ये जीरो होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज सर ए और बी को जीरो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं आ रहा ना? मैं तुमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्यों नहीं आ रहा और वहां क्यों मिल गया था? वहां क्यों मिल गया था? दीज आर द ऑल्टरनेट वे टू डिफाइन इनवर्स। तुम देख रहे हो, मैंने ये वाला लिया था, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने जीरो रखा था, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने जीरो रखा था। यहां पर तो तुमको मिल गया, और यहां पर मैंने डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं रखा था, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं रखा था, तो यहां पर नहीं मिला। क्या कहना चाह रहा हूं समझो। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये समझो कि इनवर्स को ऑल्टरनेटली कैसे डिफाइन करते हैं, कि ए जो है इन्वर्टेबल है या नहीं है, कैसे डिफाइन करते हैं। कि कोई अपने को कॉलम वेक्टर एक्स ऐसा मिल जाए जो इसको नल बना दे। ऑल्टरनेट वे टू डिफाइन द इनवर्स बता रहा हूं, कि कोई ऐसा वेक्टर मुझे मिल जाए एक्स नॉट नल, जो एक्स को नल बना दे, तो वो इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकता, कैन नेवर बी इन्वर्टेबल। ए कैन नेवर बी, ए इज नॉट इन्वर्टेबल। नेवर का क्या मतलब हुआ? ए इज नॉट इन्वर्टेबल। कब? जब मुझे एक्स एक्स जो है कोई भी नॉन नल मैट्रिक्स मिलता ही नहीं है। इफ वी डोंट गेट नॉन नल मैट्रिक्स एक्स, ए इज नॉट इन्वर्टेबल। ए इज नॉट इन्वर्टेबल। नहीं, ये क्या उल्टा लिख दिया क्या? अगर मिल जाता है देन इफ वी गेट मतलब इफ वी गेट if we get a non-null matrix X, if we get a non-null matrix X, डिटर्मिनेंट को एक बार साइड में कर दो, सिर्फ मैट्रिक्स, प्योर मैट्रिक्स से सोचो। ए इन्वर्टेबल नहीं होगा इफ वी गेट नॉन नल मैट्रिक्स एक्स, जैसे यहां पर हुआ। यहां पर मुझे A2 और B-1 मिल गया था ना, मिल गया तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। अब तुम देखो कि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। और AX इक्वल्स टू नल सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में मिले जब X एक नल मैट्रिक्स है, और कोई कंडीशन में नहीं मिलता, तो हम कहते हैं A इज इन्वर्टेबल। ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, तो ये अपना इस नोट के साथ में मैट्रिसेस खत्म हो गया। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। हाँ, वो ठीक मैंने सही कर दिया। इफ वी गेट अ नॉन नल मैट्रिक्स X, देन ए इज, मैंने वो ऊपर नॉट इन्वर्टेबल लिख गया था, मैं इन्वर्टेबल को डिफाइन करना चाह रहा था। तो ए विल बी इन्वर्टेबल इफ वी कैन नॉट गेट, मतलब नल मैट्रिक्स होगा तो ऑफ कोर्स ये नल मैट्रिक्स बनेगा ही। ठीक है, हाँ 3x3 पर थोड़ा मुश्किल होता है समझना, लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं बता दूं तुमको, ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये जो मैंने बताई थी, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास के अंदर कोई मुझसे पूछे तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसका आपको मैं यूज करना भी बताऊंगा। तो एनीवे, आज हमने बहुत सारे सवाल कर लिए मैट्रिसेस पर और यहां तक पहुंच गए। अब तुम होमवर्क कर लो, जरा होमवर्क लिख लो। एक तो तुम एक्सरसाइज जो 4 है ना, एक्सरसाइज होमवर्क कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। होमवर्क में कंप्लीट एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लेना। और ये तो हो गए आपके 11-12 सवाल ही हुए। और एक्सरसाइज 2 इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट कैलकुलस पार्ट, फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब तुम कोई भी किताब कर सकते हो, यू कैन अटेम्प्ट ब्लैक बुक, यू कैन अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ बुक, तुमसे कोई सवाल अटकने वाला नहीं है। अगर तुमने सारे लेक्चर्स हर बात को ध्यान से सुना होगा, हर बात को समझा होगा, तो तुमको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मेरे तरफ से जो थ्योरेटिकल पार्ट था मैट्रिसेस का वो कंप्लीट हो गया है। होमवर्क मैंने यहां लिख दिया और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैलकुलस शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट द फंक्शंस फर्स्ट। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, थैंक यू।